बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया अनअकैडमी के आपके केमिस्ट्री 101 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है, इस लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। और आप 101 केमिस्ट्री के चैनल पे हैं जो टॉप एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसपे क्वालिटी कंटेंट मिलता है और ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस आपको होता है। यहाँ पे केमिस्ट्री 101 चैनल का हमारा, जिसमें हम और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ जी नीट एंड जेई, और मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों, जिसमें फुल टाइम एजुकेटर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ काम करना मुझे पसंद है, और यही चीज़ बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ पढ़ना पसंद करते हैं वो मेरे साथ आते हैं। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसमें फ्रीडम ऑफ स्टडी होती है, जब चाहिए, जितना चाहिए, जहां चाहिए पढ़ाई कीजिए। सेल्फ असेसमेंट के लिए लाइव क्विज एनवायरनमेंट है, इंडिया का लेवल रैंकिंग आपको मिलती है। पोलिंग और लीडर बोर्ड में आप अपना रैंक देखते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं आप अपने मेंटर को सेलेक्ट करने के लिए। स्टडी करते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से और इंडिपेंडेंट हैं एक से ज़्यादा टीचर्स चुनने के लिए। कोई फोर्स नहीं है कि आप एक ही टीचर से पढ़ाई कीजिए या किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ाई कीजिए। स्पेशल टारगेट बैच मिलते हैं हर कोर्स के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड एक्सेस सेशंस के एक्सेस मिलते हैं आपको। कोई हेजिटेशन नहीं होता यहाँ पे पूछने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिसके जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप फोटो खींच करके क्वेश्चंस का या लिख करके फोटो खींच करके आप उसको भेज सकते हैं टीचर के पास, वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ मिलते हैं आपको सारे सेशंस के, और ये सारी चीज मिलती है आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आती हैं कि बच्चे बाहर जाते हैं तो इनसिक्योर होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बाहर नहीं भेजना चाहते हैं बच्चों को, तो बहुत शानदार तरीके से ये आप पढ़ाई कर सकते हैं घर पर। और अपने बच्चे को प्रॉपर डाइट और हाइजेनिक फूड देने के लिए भी आप अपने घर पे उनको बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती आपको कि बच्चा बाहर जाएगा तो बैड हैबिट उसको मिलेगी, कोई भी चीज़ या कोई हरेसमेंट उसका कर सकेगा, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है बाहर भेजने की। इसके लिए नो टाइम ड्यू टू लॉस इन ट्रैवलिंग टू होम एंड अगेन, बार बार घर आना, होम सिकनेस, ये भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस फूडिंग और लॉजिंग का नहीं, बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलता है आपको, क्योंकि फूडिंग और लॉजिंग में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। पढ़ाई से ज़्यादा खर्चा फूडिंग और लॉजिंग में आप खर्च कर देते हैं। कंटेंजियस डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे। ये आप देखते हैं कि आप आजकल तो कोरोना काल चल भी रहा है, तो आपको डिजीज से बचाव होता है और आपको कोई टेंशन नहीं है कैरियर काउंसलर का कि कैरियर काउंसलर कहाँ से हम लाए और कहाँ से सीखें। यहीं पे अनअकैडमी पे आपको सारी काउंसलिंग की जाएगी। कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता गार्जियंस के ऊपर बल्क पेमेंट का, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इसमें वो आपको पेमेंट करने के। बहुत लो फी स्ट्रक्चर है। अपने डाउट्स को आप मेरे साथ जब पढ़ते हैं तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपका केमिस्ट्री 101 पे स्वागत करता हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर के डाउट लिखिए, मैं उसको दूर करूंगा। अगर आप कोई सेशन चाहते हैं तो मैं लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है। हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, सेलेक्ट कीजिए कोर्स, सब्सक्रिप्शन लीजिए और AM001 कोड यूज कीजिए, जिससे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। चॉइस ऑफ पेमेंट मेथड आप ले सकते हैं, नो कॉस्ट EMI पे जाइए, बहुत शानदार है। प्लस सब्सक्रिप्शन में डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब होता है कि इधर उधर की बातें नहीं, एनसीईआरटी पे स्टिक करके और एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करते हुए जो कि आपकी कोर्स की चीजें हैं वो पढ़ाई जाती हैं। लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपको। आपके एक्सेस मिलते हैं आपको किसके, रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस के। फी स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। 12 महीने का आपका फी स्ट्रक्चर जो है 34,650 रुपए है और 6 महीने के लिए 25,200 रुपए है। AM001 कोड यूज कर लीजिएगा अप्लाई कोड वाले ऑप्शन में, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। शानदार डिस्काउंट मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप उनके लिए बहुत बेहतरीन है जो कि पर्सनल कोच की तरह से किसी चाहते हैं, कोई जो गार्जियन जो जिनके घर में ऐसे गार्जियंस अवेलेबल नहीं हैं जहां पर वो बच्चों का टेस्ट एनालिसिस कर सकें, तो उनके लिए बेस्ट है। स्टडी प्लान करके देंगे आपको, पूरा पर्सनल कोच आपको आपके साथ मिलेगा, स्टडी प्लान करेंगे, बहुत शानदार। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसका फी स्ट्रक्चर है 58,500 रुपीज 12 मंथ के लिए और 6 मंथ के लिए 34,200 रुपीज, बहुत शानदार है। AM001 मेरा कोड यूज करेंगे AM001 तो आपको मिलता है 10% का इस पर डिस्काउंट मिलता है और मेरा 100% आपको कमिटमेंट मिलता है आपके साथ रहने का।
तो ये है प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का डिफरेंस बच्चों। अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, ये बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज आ रही है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए, इसमें आप एनरोल कीजिए। इसमें क्वेश्चंस होंगे, ABCD ऑप्शंस होंगे, और इसमें जो है क्लास 11th और क्लास 12th और 12th पास आउट बच्चे के लिए भी बहुत शानदार इसमें कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। और इसमें आपको जो आपका परफॉर्मेंस आप अपना देख पाएंगे कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने लोगों से आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब आप देख पाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ABCD ऑप्शंस होंगे, और आप अपना स्कोर देख पाएंगे कि कितना आप स्कोर ले रहे हैं। और पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रेटिंग मिलेगा, स्कोर मिलेगा, लीडर बोर्ड पे रेटिंग मिलेगी, अवार्ड्स मिलेंगे। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और टॉप 100 रैंकर्स के लिए फर्स्ट प्राइज आपको एक लैपटॉप मिलता है मैकबुक एयर एप्पल का, और सेकंड प्राइज है एप्पल मिनी आईपैड, और थर्ड प्राइज है एप्पल एयरपॉड्स, और टॉप 100 रैंकर्स को 1000 का वाउचर मिलता है आपका अमेजॉन का, जो आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। तो बहुत शानदार है। क्लास 11th के लिए 11 बजे से लेकर के 11:45 तक, क्लास 12th के लिए भी और क्लास 13th के लिए यानी 12th पास आउट के लिए ये है बच्चों। और इसमें 4 राउंड्स होंगे, 7-7 क्वेश्चन के, यानी 28 क्वेश्चन टोटल होंगे, 4 राउंड्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। तो बहुत शानदार है, इसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, कंटेस्ट फॉर्मेट क्या है, 60 मिनट का 28 क्वेश्चन, यानी 700 क्वेश्चन होंगे, 4 राउंड होगा, तो 28 क्वेश्चन 60 मिनट्स में होंगे, और सेपरेट कंटेस्ट होगा 11th, 12th और 13th का। ठीक है ना, तो बहुत शानदार है, इसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 13th यानी 12th पास आउट का, यहाँ पर ये 13 का मतलब 12th पास्ट का जो बच्चे हैं उनके लिए ये केमिस्ट्री का। देखिए, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इनऑर्गेनिक में 11th के लिए पीरियोडिक टेबल है, और इनऑर्गेनिक में आपका जो है क्लास 12th के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, और क्लास पास्ट जो है उनके लिए पीरियोडिक टेबल है। तो बहुत शानदार है, आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत मजा आएगा, और कई सारे प्राइज आप जीतेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो मैं केमिकल बॉन्डिंग का सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग में कुछ और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बताया हूं कि मैं NCERT मेड सुपर इजी सीरीज में पोस्टमार्टम सीरीज हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम में हमने 2 केमिकल बॉन्डिंग के हमने लेक्चर्स कर लिए हैं, और थर्ड लेक्चर में आज हम इसमें कुछ और आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैं आपके लिए ओपन करता हूं NCERT में आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट में देखेंगे। ठीक है, देखिए, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो 3D का इन्वॉल्वमेंट हो जाए 4s और 4p के साथ, या 3D ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए 3s और 3p के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड ऑर्बिटल से ही है, थर्ड शेल से ही 3D का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, 3D उसमें प्रेजेंट हो जाता है। 3D का फीलिंग जो होता है वो 4th शेल से शुरू होता है, लेकिन 3D का प्रेजेंस आ जाता है कितने में, जब वो थर्ड शेल आ जाती है तो 3D भी आ जाता है। तो जो D है, 3D है, वो 2 तरीके से इन्वॉल्व होता है। 3D देखिए यहाँ पर 3s 3p या 3D, 3s 3p 3D, या 4s 4p और 3D, ये 2 चीजें, इसी को DSP2 बन जाता है। यहाँ पे 3D और 4s और 4p मिलके 3, तो DSP2 तभी बनता है। जो हमने DSP2 हम लोग सीखते हैं स्क्वायर प्लेनर में, वो DSP2 ये बनता है। ठीक है, या D2sp3 बनता है। D2sp3 बनता है कब, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और 4s 4p और 4d भी शामिल होता है। तो आगे अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे देखिए DSP2 जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, जिसमें पहले वाला D यानी 3D 3s और 3p ये हो गए, इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में sp3d होता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल में sp3d2, और ऑक्टाहेड्रल में sp3d2। देखिए यहाँ पर स्क्वायर बाइपिरामिडल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 हैं, 1s 3p और 2d है, यानी 6 है टोटल। तो यहाँ पे ये NCERT में थोड़ा गलत हो गया है, स्क्वायर बाइपिरामिडल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग PCl5 के फॉर्मेशन पर। PCl5 के फॉर्मेशन पे आते हैं, तो मैं इसको बनाऊंगा। देखिए, इसमें क्या होता है बच्चे, P जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है। तो इसका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, देखिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो 3s2 3p3 3s2 3p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब 3s2 3p3 होगा, तो कन्फिग्रेशन दिख रहा है साफ। और इसका 3D यानी थर्ड शेल का है, तो 3D इसका वैकेंट बचा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं।
जब एक्साइटेड स्टेट आएगा बच्चों तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में आ चुके हैं। अब PCl5 अगर आता, अगर 5 Cl आते हैं तो 5 Cl 1 2 3 4 5 Cl यहाँ पर अपना अपना एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ पर शेयरिंग कर लेंगे और यहाँ पे PCl5 का फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है, इसके पहले होती है मिक्सिंग, यानी एक S 3 P और 1 D मिक्स होते हैं और जिससे कि क्या बनते हैं बेटा, बनते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तब जाकर के ये फिर पेयरिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे होना चाहिए था, और तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा तब जाकर के फिर क्या होगी, उसकी पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए नाउ द 5 ऑर्बिटल्स 1s, एक S था, 3 P थे और 1 D था। तो आपको मैं थोड़ा सा इसके आपके लिए थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको साफ साफ दिखाई दे। तो एक S 1s 3 P और 1 D ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यील्ड अ सेट ऑफ 5, यानी आप जानते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे। यानी यहाँ पे 5 जो है 5 sp3d, उनका नाम भी बदल जाएगा क्योंकि वो मिक्स हो चुके हैं, वो सारे मिक्स हो चुके हैं। तो उनका हर एक का नाम sp3d ही होता है, हर एक का नाम। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें हर एक का नाम sp3d ही होगा, जो अपने 5 कॉर्नर ऑफ ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के 5 कॉर्नर पे ओरिएंटेड होंगे। देखिए यहाँ पर ओरिएंटेड हैं, तो 5 कॉर्नर कहाँ है, एक ट्राइगोनल प्लेनर होगा और 2 ऊपर नीचे यानी एक्सिस पे होंगे। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं इसको PCl5 के लिए। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द बॉन्ड एंगल्स, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो इसमें PCl5 के एक प्लेन, चूंकि 2 प्लेन है, एक प्लेन तो ट्राइगोनल प्लेनर है और ऊपर नीचे एक्सियल है। तो जो प्लेन जो ट्राइंगल है उसमें 120 का बॉन्ड एंगल होगा। तो 3 PCl बॉन्ड लाई इन वन प्लेन एंड मेक 120 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। और दीज बॉन्ड्स आर टर्म्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। द रिमेनिंग 2 PCl bonds, one lying above and one lying below the equatorial plane, make an angle of 90 डिग्री with the plane। तो ये प्लेन है और ऊपर जो प्लेन से एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी ये बॉन्ड है और ये प्लेन है। तो प्लेन से और जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ट्राइगोनल प्लेन यानी आपका टेबल, आपके टेबल पर एक ट्राइंगल ड्रा कर लो और उस पर ऊपर लगा दो, तो टेबल और उसके ऊपर जो लगा है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। यही उसकी बोलते हैं कि 90 डिग्री बनाता है प्लेन से। These bonds are called axial bonds। जो ऊपर नीचे बॉन्ड्स होते हैं उनको हम axial bond कहते हैं। As the axial bond pairs suffer more repulsive interaction from the equatorial bond pair। तो आप देखिए ध्यान से, जो एक्सियल बॉन्ड पेयर होते हैं वो ज्यादा रिपल्सिव होते हैं क्योंकि 90 डिग्री पर ही है। अगर देखो तुम तो 2 बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री का एक बॉन्ड पे ऊपर है, एक बॉन्ड इधर है, तो 90 डिग्री का डिफरेंस है। जबकि जो प्लेन में है, अगर प्लेन वाले देखोगे तो 120 डिग्री पे है, यानी ज्यादा दूर हैं। तो जो प्लेन वाले हैं उनके बीच में रिपल्सन कम होता है, जो एक्सेल वाले हैं उनको रिपल्सन 90 डिग्री से मिलता है, यानी एक्सेल वाले को रिपल्सन ज्यादा मिल रहा है, किससे, इक्वेटोरियल वाले से। आई वाज समझ में। तो एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन from the equatorial bond pair, therefore axial bonds have found to be slightly longer and hence slightly weaker than the equatorial bonds। वो क्या होते हैं, थोड़े से लंबे हो जाते हैं, इंटरेक्शन थोड़ा, उनको रिपल्सन ज्यादा मिलता है, थोड़े से लंबे हो जाते हैं और थोड़ा वीक हो जाते हैं देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, विच मेक्स द PCl5 मॉलिक्यूल रिएक्टिव। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो ये रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है तो उस ऐसा नहीं कि उसको धक्का लग रहा है तो वो लंबा हो जा रहा है। अगर ऐसी बात सोचोगे तो आगे स्क्वायर बाई पिरामिडल आएगा, स्क्वायर वाले से और धक्का मिलना चाहिए तो और लंबा हो जाना चाहिए था स्क्वायर बाई पिरामिडल को। यानी अगर 4 हो जाते हैं, एक स्क्वायर बना दो और ऊपर और नीचे लगा दो, तो स्क्वायर वाले के चारों कोने से बहुत धक्का मिलना चाहिए था, है ना, बहुत धक्का मिलना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पे ये है एक्चुअली जो इनका अरेंजमेंट होता है एस और पी का, वो इस तरह से होता है कि जो एक्सियल जो एक्सिस है, एक्सियल वाली जो प्लेन है उसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, पी कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो लंबा होता है, और जो हमारा इक्वेटोरियल वाला है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए वो छोटा होता है। और जब लोन पेयर आएगा तो जहां पर लोन पेयर कहाँ आता है, मैंने पहले बताया था कि जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पर लोन पेयर आता है, और जहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है। अगर वहां पर मॉलिक्यूल में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो वहां पर जाएगा जहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा हो। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर आता है इक्वेटोरियल पर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाता है कहां पर, एक्सियल पर। यही चीज जो होती है वो किसमें, स्क्वायर बाइपिरामिडल में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है, उसको आगे करेंगे। ये देखिए आ गया फॉर्मेशन ऑफ SF6 sp3d2।
SF6 सेंट्रल एटम हैज द ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p4। यहाँ पे सल्फर है। अब सल्फर का 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होता है, 3s2 3p4 यानी 2। अब 3d भी होता है, इसमें 3d भी खाली होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके डी में, 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में जाते हैं और sp3d2 टाइप का स्ट्रक्चर वो हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो इसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। देखिए sp3d2 hybrid orbitals overlap with singly occupied orbitals of fluorine। तो SF6 में देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट सल्फर का है 3s 3p और ये 3d है। इसमें से जब एक्साइटेड स्टेट में ये जंप कर गए और इनकी मिक्सिंग, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बनाया नहीं गया है एनसीईआरटी में, लेकिन इसको बना करके अलग से फिर दिखा देना चाहिए। तो sp3d2 यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए और 6 कोने पर, यानी ऑक्टाहेड्रल में देखो ये स्क्वायर है आपका, ये है स्क्वायर, 1 2 3 4, ये स्क्वायर है पूरा। देखिए ये स्क्वायर दिख रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। तो इस तरह से हमारा ये काम चल रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके बाद आता है। तो ये sp3d2 हो गया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंड एंड मुलिकन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड और मुलिकन ने डेवलप किया था। द सेलिएंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, इसके सेलिएंट फीचर क्या क्या है समझिएगा। द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इनका ये कहना है कि भाई जिस तरह से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसी तरह से किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। चलिए पहली बात समझ में आ गई, इजी बात है भाई। एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इजी बात। अब कह रहा है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब समझिएगा बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग दो एटम हैं, चाहे वो एक ही काइंड के हो चाहे डिफरेंट काइंड के हो, मतलब N और N2 बना सकते हैं और H और Cl HCl बना सकते हैं, ऐसी बात हम कर रहे हैं। यानी अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही काइंड के भी एटम्स हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग एटम्स सेम काइंड के या डिफरेंट काइंड के आपस में उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं अलग अलग दो एटम्स के ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये कह रहा है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। एक बात और, कंपेरेबल एनर्जी क्यों? 1s का कॉम्बिनेशन 1s से ही होगा, 2s से नहीं होगा। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है पहले का, दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, वही ओवरलैप करेगा। 1s का ऑर्बिटल 2s से नहीं ओवरलैप करेगा। तो ये इसको बोलते हैं कंपेरेबल एनर्जीज। 2s का 2s के साथ, 2p का 2p के साथ, 2p का 3p के साथ नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो when an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus in a molecular orbital, it is influenced by two orbital। ध्यान से समझिएगा, while an electron in an atomic orbital, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस यानी एटम के ही न्यूक्लियस से वो प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा न्यूक्लियस से अफेक्टेड होते हैं, मोर देन न्यूक्लियाई, बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखिए अब ये एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक while a molecular orbital is polycentric। इसका मतलब क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होगा, एक ही एटम होगा, उसके ऑर्बिटल होंगे, वो एक ही न्यूक्लियस से कंट्रोल्ड है। एटम में भाई एक एटम तो में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कई सारे एटम्स होते हैं, इसलिए वो उसको पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जैसे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ा था कि किसी एक ही एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अभी हमने सीखा, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये तो एक एटम के विद इन, ये तो मोनोसेंट्रिक एटम के अंदर की बात हो गई। लेकिन जब कई सारे एटम्स होंगे तो उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सपोज कीजिए 1s और 1s ओवरलैप कर रहा है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो दो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2s और 2s ओवरलैप कर रहा है तो ये भी दो हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए, अलग अलग एटम के अलग अलग एटम, या वो सेम काइंड के हो सकते हैं या डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। HH और NN भी हो सकता है, और HCl भी हो सकता है, CC भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, CN भी हो सकता है। तो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग एटम भी हो सकते हैं, सेम काइंड के एटम या डिफरेंट काइंड के एटम हो सकते हैं। तो उनके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। वन इज, अच्छा इसमें क्या होता है?
इसमें होते हैं 2 बनते हैं तो आधे जो है वो बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी इन फेज ओवरलैप कहते हैं, जिसमें प्लस होते हैं, है ना। और एक होते हैं आउट फेज ओवरलैप, जिसको हमने पहले पढ़ा था ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में, जो हमने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था सॉरी बच्चों, तो जो हमने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें हम लोग ने इन फेज और आउट फेज ओवरलैप सीखा था। तो यहाँ पर जो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें से आधे यानी 1 बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा, आधा यानी 1 एंटी बॉन्डिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा। अगर p की बात करें, मतलब 2p और 2p हैं, तो 2p के 3 ऑर्बिटल px py pz और 2p के 3 ऑर्बिटल px py pz ये ओवरलैप करते हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से 3 जो होंगे बॉन्डिंग को सपोर्ट करेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। बॉन्डिंग को जो सपोर्ट करते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं। आपको पता है जब बॉन्डिंग होती है, जब एक्चुअल बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी अपनी एनर्जी को कम करते हैं, तो उनको नीचे दिखाते हैं। उनको अगर एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो उनको दिखाएंगे कि भाई एक्चुअल से कम हो गया, पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनसे कम हो गई क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम हो जाएगी किसकी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एनर्जी को कंजर्व रखना है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिस तरह से हम लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक की प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे, तो वो एटम डिसाइड करता था। एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल में किसी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते थे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे किसी एटम के अराउंड। यहाँ पर क्या है, कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल्ड इन अकॉर्डिंग टू द, ये सारे के सारे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग 1s से पहले भरते थे, फिर 2s में भरते थे, फिर 2p में आता था, फिर 3s, फिर 3p में आता था। तो सारे के सारे हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यानी बिल्डिंग अप प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, और हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, हुंड्स प्रिंसिपल को फॉलो करते थे कि p में पहले सब सिंगल भरेंगे, उसके बाद फिर पेयर होगा, यानी p में पहले तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में होंगे, फिर उसकी पेयरिंग होगी। ये हमने हुंड्स प्रिंसिपल में सीखा है, हुंड्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमने सीखा है। तो जो प्रिंसिपल सीखे हैं हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, वही सारे प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे, किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फॉलो करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO मेथड बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप लीनियरली कंबाइन कर रहे हो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स, द एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शंस। एटॉमिक ऑर्बिटल, जो अलग अलग एटम के आप एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, उनको हम वेव फंक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पढ़ना ही नहीं है, ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक है, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेव फंक्शन को हम साई बोलते हैं, साइज, ठीक है ना, विच इज रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन वेव की एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत शानदार इक्वेशन दिया है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, स्कोप अपने बुक से बाहर है, ये स्कोप से बाहर है। हाउएवर, सिंस इट कैन नॉट बी सॉल्व फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी एक से ज्यादा सिस्टम के लिए सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये था। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, an approximate method is known as linear combination of atomic orbital has been adopted. तो linear combination of atomic orbital हम पढ़ेंगे। Let us apply this method to the homonuclear मतलब एक ही काइंड के न्यूक्लियस, जैसे H2, N2, O2। homonuclear डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक मतलब कि जिसमें 2 ही एटम हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से H2 के लिए बात कर रहे हैं। Consider the hydrogen molecule consisting of 2 atoms A and B. Each hydrogen atom in the ground state has 1 s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 में 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। The atomic orbitals of these atom may be represented by the wave function psi a and psi b। देखो, हाइड्रोजन एटम ही है, एक को psi a कह रहे हैं, यानी एक को a मान रहे हैं, को b मान रहे हैं, तो psi a psi b इज द वेव फंक्शन। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरह से होगा। तो Mathematically, the formation of molecular orbital may be described by the linear combination of atomic orbitals that can take place by addition and by subtraction of the wave function। तो सिंपल है बच्चों, यानी साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, साई ए प्लस साई बी हो सकता है, या साई ए माइनस साई बी। तो साई ए प्लस साई बी है तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, अगर हम H यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में सिर्फ और
1s ही है, तो 1s में क्या होगा, साई ए प्लस साई बी होगा तो सिग्मा बनेगा, और साई ए माइनस साई बी होगा तो सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग। तो साई, यहाँ पे साई जो है, ये जो सिग्मा जो है, सिग्मा इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये है बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और साई स्टार, सिग्मा स्टार जो बच्चों है वो साई ए माइनस साई बी है, यानी ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा जब एडिशन होता है तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब सबट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर से समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक इंक्रीजिंग एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे भी 1s1 है। ये देखिए दोनों का स्पिन अलग अलग उल्टा है, और दोनों को कंबाइन करने जाएंगे तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब खत्म होते हैं तब क्या बनता है, उतने ही अमाउंट के, क्योंकि देखो ये और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आखिर इनको, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए इनको मरना पड़ेगा, इनको खत्म होना पड़ेगा। तो जब खत्म हो जाएंगे, एक्चुअली ये मिक्स होकर के इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, किसमें बदल गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक साई ए प्लस साई बी वाला यानी लोअर एनर्जी वाला, यानी मोर स्टेबिलिटी वाला, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी कम है। देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है, ये वाली, ये लाइन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के लिए है, इसकी एनर्जी कम है, नीचे है ये। और एक होता है साई ए माइनस साई बी, जिसकी क्या है, एनर्जी ज्यादा है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हायर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, तो ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर वाला। तो ये बात पूरी समझ में आपको आ रही होगी। तो फॉर्मेशन, तो क्वालिटेटिवली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया था जिस तरह से फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अगर वो एक ही तरह से ओवरलैप करते हैं तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव आता है, लेकिन एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं तो डिस्ट्रक्टिव आता है, अपोजिट होते हैं। तो इट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स, ठीक ना, ऑफ कंबाइंड एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव होता है, द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स रेनफोर्स ईच अदर टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन बच्चों, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन वेव कैंसिल ईच अदर ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन a bonding molecular orbital is located between the nuclei। अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग होती है तो दो न्यूक्लियस के बीच में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बधी होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में बीच में नहीं होती, बीच में खाली होता है, वहां पे नोड होता है, नोड वो जगह होती है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। As a result, the electron density in a bonding molecular orbital, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atoms। तो जब bonding molecular orbital होगा, जो बॉन्डिंग में सपोर्ट करेगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, जो साई ए प्लस साई बी होगा, उनमें क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पाई जाएगी। ध्यान से समझिएगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, बिकॉज ऑफ विच द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस इज लेस। तो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन कम हो जाता है क्योंकि बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेस। वाइल इन केस ऑफ एन एंटी बॉन्डिंग कहता है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है उससे दूर दूर होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए न्यूक्लियस ज्यादा रिपल्सन भी फील करते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इनफैक्ट देयर इज अ नोडल प्लेन, मैंने बताया आपको कि वहां पे बीच में जगह पूरी खाली आती है और नोडल प्लेन दिखाई देता है। नोडल प्लेन देखिए इस तरह से होता है, मैं आपको समझा दूं। देखिए यहां पर जैसे ये देखिए, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए ये जो है साई ए माइनस साई बी है, 1s माइनस है यहाँ पे साइन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में जगह पूरी खाली है, तो इधर बीच में जगह खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ज्यादा है, बीच में जगह खाली है, जिसको हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। यहाँ पे 1 साई ए प्लस साई बी प्लस यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, तो देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच में क्या है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ये अच्छा है, ये बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था इसके यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो है आप देखिए, तो यहाँ पे एक नोडल, इनफैक्ट देयर इज अ नोडल प्लेन
ऑन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। तो व्हाट इज नोडल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड हेंस द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज हाई। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो एंटी बॉन्डिंग के समय न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है और बॉन्डिंग के समय न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। अब देखो, जो बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीच में है तो दोनों न्यूक्लियस को पास में बांधे रहते हैं, है ना, दोनों का अट्रैक्ट किए रहते हैं, तो न्यूक्लियस टुगेदर एंड स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। देयरफॉर अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज possess लोअर एनर्जी देन द ईदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एंड हैव कंबाइंड टू फॉर्म इट। ओके, इन कंट्रास्ट द इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन द एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल destabilize the molecule. This is because the mutual repulsion of the electron in this orbital is more than the attraction between the electrons and the nuclei, which causes a net increase in energy. तो देखो उसमें क्या होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूक्लियस जो है रिपल करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और ये बॉन्डिंग में सपोर्ट नहीं करते। इट मे बी नोटेड दैट द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज रेज्ड अबव द एनर्जी ऑफ द पेरेंट एटम ऑर्बिटल। पेरेंट एटम का रहा है क्योंकि एटम से ही तो बने हैं वो, तो एटम से ज्यादा एनर्जी होती है ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होती है। एंड हैव कंबाइंड एंड इंक्रीज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज बीन लोअर द पेरेंट ऑर्बिटल। और जो और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी नीचे होती है, कम होती है, उनकी एनर्जी कम होती है बच्चों, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाउएवर रिमेन्स द सेम। और दोनों को मिला दो तो सेम एनर्जी एज अ एटॉमिक, तो एनर्जी कंजर्व बनी है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओरिजिनली जो है जो कंबाइन किए हैं उनकी जो एनर्जी होगी वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला या एंटी बॉन्डिंग वाला दोनों को मिला करके भी एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या क्या कंडीशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो पहली कंडीशन बच्चों क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली बात की एनर्जी ज्यादा, एनर्जी जो होती है नियरली सेम होनी चाहिए, यानी 1s का 1s से होगा, 2s का 2s से होगा, ये बात पहले बता दिया, ठीक है। चलिए, दिस इज नॉट ट्रू इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। अगर बहुत डिफरेंट एटम होंगे तो ये एनर्जी उनकी बराबर नहीं होगी। This means that 1s orbital can combine with the 1s orbital but not with the 2s orbital because the energy of 2s orbital is appreciably be higher than the 1s orbital. This is not true if the atoms are very different. अगर एटम्स बहुत डिफरेंट होंगे तो 1s और 2s की एनर्जी लगभग बराबर हो सकती है। The combining atomic orbitals must have same symmetry about the same symmetry, उनकी सिमेट्री जो है वो होनी चाहिए, same symmetry about the molecular axis. बाई कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। z एक्सिस को आपको पता गया है, मॉलिक्यूलर एक्सिस माना गया है जिसमें pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी विल नॉट कंबाइन इफ दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। अगर सिमेट्री नहीं होगी तो वो कंबाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2px और 2py आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, 2py और xy कंबाइन नहीं करेंगे, xz कंबाइन नहीं करेंगे, है ना। तो 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 2pz ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम बट नॉट विद 2px और 2py ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सिमेट्रीज। तो सिमेट्री भी एक ही जैसी होनी चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है बच्चों वो है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, पाई, डेल्टा एटसेट्रा होते हैं। जिस तरह से हम लोग उसमें पढ़ते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, इस तरह यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा, पाई, डेल्टा के एटसेट्रा होते हैं। इट इज इन दिस नोमेनक्लेचर द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस while the pi orbitals, pi molecular orbitals are not symmetrical. जैसे पाई ऊपर और नीचे दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं किसी न्यूक्लियस के साथ। फॉर एग्जांपल, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन टू न्यूक्लियाई produces two molecular orbitals which are symmetrical around the bond axis. Such molecular orbitals are called sigma type and are designed as sigma 1s and sigma star 1s. ठीक है। If internuclear axis is taken to be in the z direction, it can be seen that a linear combination of two pz orbitals of two atoms also produce two sigma bonds, two sigma molecular orbitals designated at sigma 2pz and sigma star 2pz. तो sigma 2pz जो है वो बॉन्डिंग है और sigma star 2pz एंटी बॉन्डिंग है।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम 2px एंड 2py वो पैरेलल नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो दो लोब बन जाते हैं, लोब्स। लोब मतलब गुच्छा टाइप का ऐसे, है ना। तो पॉजिटिव लोब और निगेटिव लोब बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन, तो अबव, देखो ध्यान से, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव लोब above the axis molecular plane and negative lobe below the molecular plane, तो ऊपर और नीचे दो उसमें lobes होते हैं। such molecular orbitals are labeled as pi and pi star. pi is a bonding molecular orbital has larger, pi के पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस के बीच में, above और below में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड सिग्मा स्टार जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जिसके बीच में क्या होता है, नोड होता है, हैज नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। अब आता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वी हैव सीन 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन 2 एटम्स फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन के लिए किया, ठीक है, एज 1s एंड सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ओके। इन द सेम मैनर द 2s एंड 2p ऑर्बिटल, यानी 2s मिलकर के 2 बनाएंगे और 2p 2 मिलकर 6 बनाएंगे। ये सारे जो है 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है होते हैं, जो कि 2s 2 और 2p 3 2p 2s में 2s मिलकर के 2 ऑर्बिटल और p मिलकर के 6 ऑर्बिटल, तो 8 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे से अगर स्टार्ट किया जाए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 2px abc यहाँ पे दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो 1s तो 1s और 1s मिलकर के सिग्मा 1s नीचे, सिग्मा स्टार 1s ये एंटी बॉन्डिंग ऊपर, फिर नीचे आइए, दिस इज सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz में आप देखिए यहाँ पे ध्यान से 2pz मिलकर के सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार 2pz मॉलिक्यूलर और ये एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्डिंग हुई है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है दोनों न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ पे देखिए नोड आ गया, एक नोडल प्लेन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम 0 हो गई, ठीक है। अगला होता है पाई का, पाई 2px एंड पाई 2py 2 होते हैं। तो यहाँ पे x का एग्जांपल दिया गया है, तो 2px मिलकर के पाई बना रहे हैं, और पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग, देखिए इस तरह से ये प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस ये एंटी बॉन्डिंग है, देखिए माइनस है, पाई 2px माइनस पाई 2py। तो देखिए ये इस तरह से होगा, बीच में नोडल प्लेन आ गया, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में नोडल प्लेन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये क्या है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ऊपर है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये है पाई 2px, पाई बन रहा है और x मिल रहा है, ये पाई ऊपर वाला है पाई स्टार 2px, ये बात हो गई। अब देखिए बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा 2, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, जैसे हम अगर सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 बॉन्डिंग होंगे, 4 एंटी बॉन्डिंग होंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px पाई स्टार 2px, पाई 2py पाई स्टार 2py। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, द एनर्जी लेवल्स ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए कब तक का बच्चों, देखो ध्यान से, फॉर O2 एंड F2, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरियस एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर O2 एंड F2, ये N2 के बाद की बात कर रहे हैं। देखिएगा सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, ठीक है, यहां तक आ गया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, यानी सिग्मा 2pz सबसे कम है, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों के बराबर होता है। फिर उसके बाद इसकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाले हैं ज्यादा। यहाँ पे देखिए एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1s से लेकर के सिग्मा 2pz तक का, यानी ये 10 ऑर्बिटल्स टोटल हैं, ठीक है। यहाँ 1s ये 2 ऑर्बिटल इसके हो गए, 1s के, फिर 2s के 4 हो गए, और p के जो 6 हो गए, तो 10 ऑर्बिटल टोटल। हाउएवर दिस सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी लेवल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर द रिमेनिंग ऑर्बिटल्स, यानी लिथियम से लेकर के N2 तक। आप देखेंगे यहाँ पे O2 से है, O2 और F2 का है, यानी N2 तक अगर सेकेंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो लिथियम से लेकर के N2 तक क्या होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जो हमारा यहाँ पे सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz ये आगे यहाँ पर आ जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, अब हमारा जो सिग्मा 2pz था वो यहाँ आ गया है, और उसके पहले क्या आ गया, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आ गया सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एनर्जी का ये है बेटा बच्चों, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट
energy of 2pz sigma 2pz molecular orbital is higher than that of the pi 2px and pi 2py molecular orbitals। तो जैसा कि O2 और F2 के लिए क्या था, सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से कम थी, यहां पर क्या है, सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px, ये डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among the various molecular orbitals are called electronic configuration of the molecule। From the electronic configuration of the molecule, it is possible to get important information about the molecule as discussed below। Stability of the molecule, देखिए कैसे क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं इन सब चीजों से। स्टेबिलिटी बारे में मालूम चलता है। इफ अगर देखो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इफ Nb द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इफ Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड Na इज द नंबर ऑफ ऑक्युपाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, देन the molecule is stable if Nb is greater than Na, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द एंटी बॉन्डिंग, तो वो स्टेबल होगा। और उसी का वाइस वर्सा। ठीक है, मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर ऑक्युपाइड एंड सो बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर एज अ स्टेबल एंड स्टेबल मॉलिक्यूल रिजल्ट्स। और सेकेंड में क्या है, एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, यही हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा होता है बॉन्ड ऑर्डर। चलिए आगे चलते हैं, इसी में सीखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के बाद और क्या क्या चीजें हम समझते हैं। द रूल डिस्कस्ड अबव रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी restated in terms of bond order as follows। A positive bond order means a stable molecule, a negative bond order या और जीरो मतलब कि अनस्टेबल। अगर किसी का नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आ जा रहा है या जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या अनस्टेबल है, और पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। नेचर ऑफ द, क्योंकि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो वो स्टेबल। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड, इंटीग्रल बॉन्ड वैल्यूज 1 2 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू, इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 2 3 करस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली एज स्टडीड इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन डेसिमल में भी आते हैं, 2.5 ये सब आता है। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ, द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द टू एटम इन ए मॉलिक्यूल मे बी टेकन एज द अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एट द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। मैग्नेटिक नेचर बताता है कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो लेस पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, इफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स आर डबली ऑक्युपाइड, सारे डबली ऑक्युपाइड है यानी अनपेयर्ड नहीं है, द सब्सटेंस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक की जो क्वालिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन उसको फील होती है। हाउएवर इफ वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्युपाइड, इट इज पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट होता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करता है। बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग देखेंगे जैसे H2 में देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों में एक 1s है, 1s, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2। ठीक है, क्योंकि नीचे ही भरेंगे, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से तो 1s और 1s मिलेंगे तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। और इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 - 0, क्योंकि बॉन्डिंग में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। और आप जानते हैं हाइड्रोजन के बीच में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन होता भी है। दिस मींस दैट 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी 438 किलोजूल पर मोल, बहुत छोटा बॉन्ड होता है इसलिए ऐसा होता है। फ्लोरीन F2 से भी छोटा बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, एंड द बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 74 पिकोमीटर। सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक। हीलियम की बात करें, हीलियम में 1s2 1s2 यानी 1s इसका है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले हीलियम में भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को कंबाइन करोगे तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे भरेंगे 2 ऊपर भरेंगे और दोनों को माइनस करोगे 0 हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिथियम Li2 की बात करेंगे तो 1s, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 2s1 1s2 मिलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो ये तो खत्म कर दिए। फिर 2s में 1 2s1 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सिग्मा
2s1 सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2s में भर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या करोगे, बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग वाले कितने हो गए 4 और एंटी बॉन्डिंग वाले 2, 4 में से 2 माइनस करोगे, हाफ करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये एग्जिस्ट करेगा इंडीड। देखो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एग्जिस्ट करेगा और वेपर फेज में रहेगा। कार्बन इस तरह से हम C2 का निकालेंगे, इसी तरह से हम आगे भी निकालेंगे, C2 का निकालेंगे और N2 तक निकालेंगे, ठीक है। इसका देखिए O2 का भी निकाल सकते हैं इस तरह से। O2 के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज होगा, मैंने आपको बताया किस तरह से चेंज होगा। तो O2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। और इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, देखिए जो मैं समझाना चाहता हूं वो इस तरह से समझाऊंगा कि N2 तक इसमें मैं 2 पार्ट कर देता हूं, इसको मैं 2 पार्ट कर देता हूं। देखिए जो बच्चे पेशेंस के साथ समझेंगे तो उनको तो आएगा समझ में अप टू N2, और ये O2 ऑनवर्ड्स। तो यहां पे देखो ऐसे समझो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा क्या हो रहा भाई, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या आएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अच्छा नीचे से आप देखेंगे गोला मैंने बड़ा करते गया है, ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो ऐसे हो ही गया है, तो इसको मैं एक ही साइज का बना दे रहा हूं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनका जो साइज होगा वो एक ही जैसा होगा, ठीक है। अब देखो N2 में क्या होता है, पाई का एनर्जी लोअर होता है सिग्मा से, तो पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। उसके बाद फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, और इनकी एनर्जी ये बराबर होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू की तरह, एक स्कॉर्पियन की तरह लगता है, तो इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो सिग्मा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, इनकी एनर्जी बराबर है, जिसको मैं लाइन से जोड़ दिया हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस स्कॉर्पियन की पूंछ खींच दो, इसकी टेल जो है थोड़ा नीचे खींच दो, टेल नीचे खींच दो, यानी 1 2 3 4 5, ये हो गए 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz, फिर यहां पे पाई स्टार 2px, सॉरी पाई स्टार नहीं होगा, पाई होगा, ठीक है, पाई होगा क्योंकि ये बॉन्डिंग नीचे होता है ना। तो पाई 2px पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर। फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी बराबर, और ये सिग्मा स्टार 2pz। ये चीज 2 चीज हो गई। तो अगर हम N2 का बनाएं और O2 का बनाएं तो देखो क्या होता है। N2 का बनाएं तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 में होंगे 7 दूना 14, 14 इलेक्ट्रॉन, 7 7 14। तो वहां इसमें ऐसे बना लो, N2 का क्या होता है, ऐसा होता है, इस तरह से, इस तरह से। तो 14 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें पहले सिंगल सिंगल भरना, 9 10, नहीं तो कंफ्यूजन पड़ जाएगा क्योंकि ये बराबर एनर्जी है, तो हुंड्स फॉलो करेंगे। 11 12 13 14, भले इससे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन अभी O2 में फर्क पड़ेगा, देखिएगा O2 का। अब O2 का भरी जरा, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, और O2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5। एक आपने टेल नीचे खींच दिया, ये ऐसे होता है, ये सॉरी ये तो ऐसे नहीं, बीच वाला तो मैंने खींच दिया था, तो बीच वाला नहीं रहेगा, है ना, सिग्मा 2pz नहीं रहेगा, तो यहां पर नीचे आ जाएगा मतलब, ठीक है। ये हो गया। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz, ठीक है। और ये पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो चलो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए बच्चों, अगर आप हुंस रूल फॉलो नहीं करेंगे तो ये ऊपर वाले जो आपने यहाँ पे अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो ये पेयर्ड हो जाएंगे, और अनपेयर्ड की वजह से ही क्या होता है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, अच्छा खासा पैरामैग्नेटिक होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का हम समझ पाते हैं। आज
ठीक है। बहुत सारे इक्विपमेंट जो ऑक्सीजन की वैल्यू देखते हैं आजकल, कोरोना में हम लोग ऑक्सीजन का यहाँ पे फिंगर लगा के ऑक्सीजन चेक करते हैं कि कितना ऑक्सीजन है। ये सब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से ही हम समझ पाते हैं, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है बच्चों √n+2 होता है, जहां पर n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2+2 तो √8 आ जाएगा बच्चों। इसका अनपेयर्ड, इसका जो है 2 4 हो गया, 4 to 8, तो √8 इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इसको बोर मैग्नेटॉन से BM, बोर मैग्नेटॉन का क्या होता है, इसका यूनिट होता है। और देखिए N2 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। देखो O2 और N2 दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एक अच्छा खासा पैरामैग्नेटिक है और एक क्या है, डायमैग्नेटिक है। नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा बच्चे, ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब N2 पे -2 करके, N2 पे -1 करके, O2 पे -2 करके पूछता है, तो आप एग्जाम में कर देंगे। जैसे कि मैं अगर O2 पे -2, देखिए O2 पे -1, O2 पे -2 और O2 पे +1, इसकी अगर चर्चा की जाए तो कैसे होगा, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही है, ठीक ना। आप एग्जाम में एक बार बना लेंगे एक ही जगह पर, तभी काम चलेगा। आपको 10 जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 10 जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह बना लेंगे तो वहां से आप काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप कहिए तो मैं एक ही जगह बना करके भी कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसमें 1 2 3 4 5 मैं 3 जगह बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो O2 -1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 1 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक खो दिया है उसने, ठीक है। अब भर दो। अब देखो इसमें स्टार बना दो, स्टार स्टार। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना था, पीछे बॉन्ड ऑर्डर निकाला नहीं हमने, तो जो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड, यहाँ पे देखिए ये स्टार है, ये स्टार है बाकी सब क्या है, बॉन्डिंग है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और दो यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। 10 - 4 है ना, 4/2, तो कितना हो गया, 3। आप जानते हैं एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता भी है N2 में, तो ये जानते भी है। O2 चलो देख लो, यहाँ पे क्या है, एक स्टार ये हुआ, एक स्टार ये हुआ, और यहाँ पे ये देखो 2 स्टार है, यानी 2 2 4 तो 6 जो है एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। बॉन्डिंग वाले काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा बच्चे 10 - 6/2 कितना आ गया, 2। आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, ये होता है। तो ये बड़े प्यार से निकल जाता है, बहुत आसानी से। इसमें देखिए अब आपको क्या है, ये स्टार एंटी बॉन्डिंग, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, ये सब एंटी बॉन्डिंग है। स्टार का मतलब ज्यादा अच्छा वाला मत समझना, वो बुरा वाला है, एंटी वाला है, ठीक है, एंटी वाला है। यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, है ना, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखने के लिए आएगा तो यहाँ पर आप मुश्किल में पड़ जाओगे, या फिर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछेगा, डायपोल मोमेंट पूछेगा, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। 17 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ मैं बहुत सतर्क रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों में एक एक भरना है, ध्यान रखिएगा। 11 12, फिर आप हुंड्स रूल फॉलो कर रहे हो, 13 14 फिर 15 16 फिर 17। देखो यहाँ पर उसमें ऐसे भरे हैं, तो इसमें देखो एक पेयर्ड हो गया, एक अनपेयर्ड बचा हुआ है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 1+2 1 1+2, क्योंकि n+2 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, √3। ये और ये पैरा है, ये क्या है, पैरा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक बच्चों। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने, 2 2 4 और 5 6 2 2 4 2 4 5 6 7 इसके हैं। फिर से काउंट कर लीजिए, 2 ऊपर, एक यहाँ पे 3 ऊपर हो गए, एंटी बॉन्डिंग 3 2 5 2 7, बिल्कुल करेक्ट। और 17 इलेक्ट्रॉन टोटल है भी, तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3/2 करोगे 1.5। इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा बच्चों, बहुत शानदार, ठीक है। अब देखिए O2 - 2 में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो ये अब डायामैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया 0, ये हो गया डायामैग्नेटिक। बात समझ आई बच्चों। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, काउंट कीजिए बॉन्डिंग वाले,
2, 2 4, 2 6, 8, 2 10, 10 हो गया इसके बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 हो गए। बाई 2 कर दोगे यानी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 बच्चों, 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये परऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। अब देखिए इसमें आइए O2+1 में, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरा, और ये μ=√3 होगा, ठीक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा बच्चे वो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 2 4 5 5 अपॉन 2, ये आ गया 2.5, तो बहुत शानदार है। तो O2-1, O2-2, O2+1, ठीक है, ये चीजें हम निकाल सकते हैं। इस तरह से N2 का भी निकाल सकते हैं। N2 के निकालने के लिए क्या होगा, पहले वाला स्ट्रक्चर, इसमें तो हमने पूंछ नीचे खींच दी थी, N2 में पूंछ नीचे नहीं खींचोगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, मैं बता दूं N2 के लिए N2-1, N2-2 और N2+2+1, इसके लिए निकाल सकते हैं आप, इसके लिए निकाल सकते हैं आपको सारी चीज। तो ये आप लोग निकालिएगा, आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, ये आप लोग निकालिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी में फिर वापस अपने बैक आते हैं, एनसीईआरटी में आते हैं और एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग सबका निकाले हैं, यहाँ देखिए कार्बन का Sc2 का निकाला, फिर ऑक्सीजन का निकाला। तो यहाँ पर देखिए B2, C2, N2 का देखिए, जैसे मैंने बताया था वैसे मैंने सर्कल से बताया था, इसने बॉक्स से बताया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। लास्ट में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे जो होती है वो स्पेशल काइंड की बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो कि अटैच हो किससे किससे, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, इन तीनों से अटैच्ड हाइड्रोजन हो चाहिए। बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो कि हाइड्रोजन को अच्छा खासा पॉजिटिव कर देते हैं इलेक्ट्रॉन खींच करके उससे। तो आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। व्हेन दे आर अटैच्ड टू अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव element when they are attached to hydrogen atom to form covalent bond. The electrons of covalent bond are shifted towards more electronegative atom. This partially positive charged hydrogen atom forms a bond with the other more electronegative atom. ध्यान समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच जाता, हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से कनेक्ट होते हैं तो तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल क्यों कहते हैं, क्योंकि फुल चार्ज को होते हैं फुल चार्ज, और पार्शियल का मतलब कि फुल से थोड़ा कम, ठीक है। तो दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्शियल डेवलप हुआ है, ये किसी और, जैसे मान लो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H+ है, तो ये किसी दूसरे वाले फ्लोरीन एटम से क्या कर रहा है, ये एक बॉन्ड डेवलप कर रहा है, एक इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये जो बॉन्ड है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है ये क्या है, ये बॉन्ड आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हियर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट एज ब्रिज between two atoms which hold one atom by covalent bond and another atom by the hydrogen bond, ठीक है। देखिए क्या हाइड्रोजन बॉन्ड is presented by dotted line while a solid line represents the covalent bond. Thus hydrogen bond can be defined as the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative element of the another molecule. तो बहुत इजी चीज है। cause क्या होता है, when hydrogen bond is bonded to strongly electronegative element X, the electron pair shared between the two atoms move far away from the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम से दूर चले जाते हैं। As a result, hydrogen atom becomes highly electropositive with respect to the another atom X. Since there is a displacement of electron towards X, the hydrogen atom acquires fractional positive charge while the X atom acquires fractional negative charge. This results in the formation of a polar molecule having electrostatic, तो ये डाइपोल बन जाएंगे। तो डाइपोल क्या होंगे, एक तरह का क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज अ वेरी गुड, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन। तो the magnitude of hydrogen bonding depends on the physical state of the compound
इट इज मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन द गैस स्टेट। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट में ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैस स्टेट। बहुत सारे लोग लिक्विड स्टेट को मान लेते हैं कि ज्यादा होगा, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड स्टेट, फिर गैस स्टेट। Thus, hydrogen bonds having strong influence on the structure and properties of the compound. दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर होता है बच्चों, इंटर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, और इंट्रा मतलब उसी मॉलिक्यूल में ही कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम या डिफरेंट कंपाउंड्स। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, वाटर और HF के बीच में हो सकता है, वाटर और अल्कोहल के बीच में हो सकता है ना। तो ये इंटर होता है, इंटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल बॉन्ड इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इनके बीच में होता है क्या, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर। तो HF के बीच में, अल्कोहल या वाटर के बीच में। और इंट्रा क्या होता है, जब उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ बात बन जाए, यानी इट इज फॉर्म व्हेन a hydrogen atom is in between the two highly electronegative atoms present within the same molecule. For example, orthonitrophenol. देखिए क्या है, यहाँ पे ये NO2 लगा हुआ था, देखिए ये NO2 अलग है और ये OH अलग है। ये अल्कोहल का OH है, ये फिनॉल है OH, और ये NO2 है। तो NO2 का O और OH से अटैच H, तो O से अटैच H है यानी हाईली पॉजिटिव होगा, और O तो निगेटिव होता ही है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन डेवलप हो गया। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात इंटर और इंट्रा की हो गई। तो हमारा जो वो था केमिकल बॉन्डिंग था बच्चों, वो पूरा हमने खत्म किया, ये कंप्लीट हो गया पूरा। इस पर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, इस पर हम लोग खूब सारे टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके हम बहुत सारी चीज सीखेंगे। और इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें एक्सरसाइज में, ये भी हम लोग लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करेंगे, एनसीईआरटी के हम लोग एग्जाम्पलर्स करेंगे पूरे, और एग्जाम्पलर के बाद हम लोग इस पर काम करेंगे, सारे क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों, और इसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे और क्विज करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे इस चैप्टर को खूब अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, और परफॉर्म करके आप लोग बहुत बेहतरीन मार्क्स लाइए। केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी पोस्टमार्टम सीरीज का सेकंड पार्ट खत्म हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग जो कि कल करेंगे, उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, सारे हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाएंगे और बहुत सारे क्विज करेंगे। और स्पेशल क्लास जो होगी अनअकैडमी की, उसमें हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो बी प्रिपेयर्ड। इसमें अभी हम लोग 2 क्लास और करेंगे, एक क्लास यूट्यूब पर और 1 या 2 क्लास हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग उसमें हम लोग करेंगे पोलिंग और मॉक टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एनसीईआरटी का मेड सुपर सीरीज का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया बहुत ही शानदार तरीके से। बच्चों के का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला।